बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार विवादों में हैं और जहां जहां बागेश्वर धाम की स्थापना पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं वहां वहां कोई न कोई मौत के गाल में समा रहा है। ताजा मामला जबलपुर के पनागर में सामने आया, जहां पर की जा रही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में पहुंची 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी होने के चलते अत्यधिक गर्मी और दम घुटने के कारण एक 1.5 साल की दिव्यांशी नामक अबोध बालिका की मौत हो गई। इसके बावजूद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते रहे। अभी तक ऐसी लिखित में कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हाँ ऐसा सुनने में आया है कि एक करीब 1.5 साल की बच्ची जो अपने माता पिता के साथ कार्यक्रम स्थल आई हुई थी, डीमरखेड़ा कटनी की निवासी बताई जा रही है, जिसका किसी कारणवश उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी मृत्यु होने की सूचना जो है तो उसमें भी देख रहे हैं कि क्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने का मामला गर्माता जा रहा है। कांग्रेस ने जय भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र में सवाल पूछना, जनता के सवाल पूछना विपक्ष का काम होता है। विपक्ष को जनता की आवाज माना जाता है लोकतंत्र में, और जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी आज सवालों पे बैन लगा रही है, आपने लगातार देखा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश देख लो, चाहे मध्य प्रदेश देख लो, चाहे गुजरात देख लो, चाहे दिल्ली देख लो, आप कहीं पर भी देखेंगे नमक रोटी। जब पत्रकारों ने सवाल उठाया बच्चों को नमक रोटी मिल रही है और सड़क क्यों नहीं बन रही है, तो आप मेरे पत्रकार भाइयों, आपको भी जेल का सामना करना पड़ रहा है। और मैं मानती हूं ऐसे इंसिडेंट और हमने देखे हैं मध्य प्रदेश में भी हुए हैं। आज डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड, क्यों कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड? राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को पार्लियामेंट से, देश की संसद से 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए। क्या वो 2 महत्वपूर्ण सवाल थे? उन्होंने सवाल किया कि अडानी जी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया मतलब $3 बिलियन है, वो किसका है, कहां से आया? वो 20,000 करोड़ किसने निवेश किया, किसने डाला? क्या ये सवाल पूछना गलत है? क्या हिंदुस्तान की जनता को यह पता नहीं होना चाहिए कि ये शेल कंपनियां किसकी हैं, कहां से ये पैसा उनकी कंपनी में आया? जबलपुर में महिला उद्यमी द्वारा 2 दिवसीय व्यापारिक मेले का आयोजन किया गया। इस व्यापारिक मेले में 40 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से सभी स्टॉल महिलाओं द्वारा लगाए गए, जिसमें कपड़ों की भिन्न भिन्न तरह की कलाओं का संग्रह एक साथ देखने को मिला। इस अवसर पर सतना, छिंदवाड़ा, कटनी, नागपुर से भी उद्यमी महिलाओं ने अपनी कलाकारी का जोरदार प्रदर्शन कर जबलपुर के लोगों का मन मोहित किया। इस अवसर पर कैंट प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदेश जैन ने कहा कि वह वोकल फॉर लोकल के तहत महिलाएं व्यापार करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अब समय बदल रहा है। जबलपुर में मांझी आदिवासी महासंघ के द्वारा निषाद राज जयंती के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हनुमानताल तालाब के पास किया गया, जहां बड़ी संख्या में माली समाज के नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी की प्रस्तुति भी कलाकारों के द्वारा दी गई। आज हमारे हनुमानताल पर परंपरा अनुसार हर साल जो निषाद राज जयंती आज 20 साल से मनाई जा रही है, उसका आरंभ किया, वहाँ ये मनाई गई है। और इसमें हमारे समाज के सभी महिलाएं, पुरुष और सभी बंदे इकट्ठे हुए हैं। सुबह आरती पूजन के पश्चात यहाँ कार्यक्रम हुआ है और भोग का वितरण हुआ है। और मैं सभी अपने समाज के सभी बच्चों को, जिन्होंने ये मेहनत करके बिल्कुल चंद दिनों में ये कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और वो करती हूँ। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान श्री राम सखा श्री निषाद राज जी की जयंती बड़ी धूमधाम से हनुमानताल रैपा धर्मशाला में के प्रांगण में मनाई गई।
और इस निषाद राज्य जयंती समारोह में हमारे वरिष्ठों का, हमारी मातृशक्तियों का, हमारे बालक बालिकाओं का बहुत ही विशेष योगदान रहा। सवेरे के क्रम में 11 बजे निषाद राज्य का पूजन अर्चन, फिर 12 बजे से हमारे छोटे छोटे बालकों बालिकाओं के द्वारा सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए गए। साथ ही राधा कृष्ण फैंस क्लब के द्वारा सांस्कृतिक नृत्य धार्मिक गीतों पर प्रस्तुत किए गए और आज के इस कार्यक्रम में भारी संख्या में समाज के लोग, क्षेत्रवासी सारे लोग सम्मिलित रहे। जबलपुर के मंझौली थाना क्षेत्र से आए परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए मंझौली थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपी पर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित परिजनों ने एसपी को बताया कि उनकी नाबालिग बेटी मंझौली के शासकीय माध्यमिक शाला में पढ़ती है, जहां विगत दिनों स्कूल के बाजू से पंचायत कार्यालय है, जिसमें पदस्थ चौकीदार के द्वारा उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें हुई, दुष्कर्म का प्रयास भी किया गया। हमारी बच्ची स्कूल आती रही, 8वीं में पढ़ती रही, वहीं का एक आदमी छेड़ाछाड़ी कर रहा था। हम लोग ने कंप्लेंट भी की तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही और वो निकल के भी आ गया। कोरे कागज में साइन कराए रहे और सीधे हमको इधर हाई कोर्ट बोले रहे कि 30 नंबर कोर्ट जाना है। वो आरोपी राजेंद्र राजपूत है। माधवताल थाना अंतर्गत मंगलवार को दोपहर आईटीआई गेट के सामने एक बेकाबू ट्रक चालक ने बाइक सवारों को सीधी टक्कर मार दी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बाइक में दंपति अपने बेटा और बेटी के साथ बैठे थे। हादसे में 7 माह की बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 वर्षीय बेटा और दंपति बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद उसको कोई एहसास नहीं था कि कौन सी गाड़ी थी, क्या थी। वो तो अपने आप में संभालने और बच्चों को संभालने में लग गया और उस अनुसार मैडम को बहुत चोट आई है, इनको बहुत चोट आई है। साथ में एक छोटी बच्ची थी, वो एक्सपायर हो गई है और एक बालक है, उसको भी चोटें आई हैं बहुत, वो भी 3 साल करीब का है। ऐसी व्यवस्था हो गई है, एक्सीडेंट इस तरीके का। फैमिली क्या नाम है उनका, कहाँ के निवासी, क्या नाम है जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है? उनका फैमिली का मिस्टर का नाम है आशीष सोनी, मैडम का नाम है जानकी सोनी, बच्ची का नाम था, क्या नाम रखे थे, गीत सोनी, और छोटे वाले लड़के का स्वर अभी सोनी। हनुमान ताल खैया मोहल्ला के रहने वाले हैं। क्या सबको चोट आई है? सबको चोट आई है और जान की हानि हुई। अब क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग तो यही मांग करते हैं कि अच्छे से अच्छा उसको सज़ा मिले, और जो अब हमारी भरपाई तो कोई कर नहीं पाएगा। अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम ब्रजेश सोनी। मिल के जाके आप लोग कर लो। ठीक है नीरज। कौन सी गाड़ी थी, क्या एक्सीडेंट हुआ? आईटीआई है अपना, आईटीआई गेट के पास में एक घटना घटित हुई है, सड़क दुर्घटना, जिसमें एक महिला घायल है और उसका पुत्र वो खत्म हो गया है। एक ट्रक से घटना घटित हुई है। कहाँ पकड़ा गया? ट्रक पे लाया गया है, ट्रक चला रहा था वो, मौके पे आसपास के लोगों ने उसको पकड़ के हमारे यहाँ पे लेके हमला करते हैं। एक महिला घायल है और एक पुत्र को खत्म हो गया। एक उसका पुत्र खत्म हो गया, 2 साल का बच्ची जिज्ञासा सोनी। क्या मामला अभी तक? 279-304 का मामला का है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत डिलाइट कंपाउंड स्थित अपने घर में खुद को गोली मारकर मौत को गले लगाने वाले राजू वर्मा मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम बलिराम शाह है। इसी व्यक्ति का नाम राजू वर्मा द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में लिखा था, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। राजू वर्मा सुसाइड केस में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, धारा 306 का, और उसके आरोपी को आज पकड़ लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। नाम कैसा है आरोपी का? और प्रथम बलिराम शाह। प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि जो राजू वर्मा ने सुसाइड नोट लिखा था, इसमें लिखा था कि मैं अपनी आत्महत्या बलिराम शाह के प्रताड़ना के कारण कर रहा हूँ। उस नोट को आधार बना करके कार्रवाई की गई। हाँ, इनके बीच में विवाद था काफ़ी दिनों से, जहाँ ये मकान लिया है उसको लेकर के विवाद चल रहा था। राजू वर्मा बिल्डर थे और वहाँ पर मकान खरीदा था इन लोगों ने, उसको लेकर के विवादों में थे।
जबलपुर की तिलवारा थाना पुलिस ने सड़क किनारे जड़ी बूटी बेचने वाले एक वैद्य को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर एक महिला को गलत दवा देने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि इस वैद्य की दवा खाने के बाद बीमार महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 45 वर्षीय सुचित्रा चोपड़ा दमा की बीमारी से पीड़ित थी। सड़क किनारे टेंट लगाकर जड़ी बूटी बेचने वाले परसराम पटेल से दमा ठीक करने वाली काढ़ा लिया था। इस काढ़े को पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सुचित्रा चोपड़ा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल 21 तारीख को थाना गोरखपुर निवासी सुचित्रा चोपड़ा पति संदीप चोपड़ा इन्होंने इनकी मृत्यु दरअसल एक काढ़ा और चूर्ण पाउडर खाने के कारण हो गई थी। जो इलाज के दौरान आदि शंकर अस्पताल गोरखपुर में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसका जो पीएम है वो मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर में किया गया था। तो जीरो की एफआईआर थाना गोरखपुर में कायम करने पश्चात असल कायमी के लिए, चूँकि घटना स्थल पटेल ढाबा ग्राम घाना थाना तिलवारा के अंतर्गत था, असल कायमी के लिए डायरी यहाँ प्राप्त हुई थी। और फिर जो आरोपी है आरोपी परसराम पटेल, जिसने जो कोई एक वैद्य नहीं है जो ऐसे एक चूर्ण और पाउडर देता है लोगों को बीमारी ठीक करने के लिए, तो चूँकि उसकी जानबूझकर उसके द्वारा ये चूर्ण और पाउडर दिया गया था जिससे मृतिका की मृत्यु हो गई है, तो उसके खिलाफ धारा 304 भादावी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।